हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा प्रतिदिन लेकर आती हूं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संचार मॉडल को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सभी आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे टाइम टू टाइम। और हमारा कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस होती है प्रतिदिन, दोनों पेपर्स की डाउट सत्र होता है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस कंप्लीट कोर्स को। एक कुछ नए तरीके से सीखने के लिए अगर आप इस यानी नेट जेआरएफ की तैयारी को एक स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, जरूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम संचार मॉडल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं संचार मॉडल। कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स होते हैं इनकी बात करते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया में जो जो विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं वो मॉडल्स बहुत भूमिका निभाते हैं। तो उन मॉडल्स की बात करते हैं आज हम यहाँ पे। तो कहते हैं संचार के बारे में आप सभी जानते हैं, संचार क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, संचार में यानी कि परिवर्तनशीलता का गुण भी मिलता है, और परिवर्तनशीलता के अनुपात में हम संचार प्रक्रिया की जो जटिलता है वो घटती बढ़ती रहती है। तो संचार का जो प्रारूप है वो सिद्धांतों पर आधारित एक संरचना होती है। ठीक है, जैसे हम संचार कहते हैं ना कि हमने संदेश भेजा, किसी ने उसको पढ़ा, उसको समझा, हमें फीडबैक दिया, तो ये क्या है, एक निश्चित सिद्धांत पर यह प्रक्रिया चलती है, जिसमें व्यक्ति व समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की अवधारणाओं को भी सम्मिलित करते हैं। तो कहते अतः ये जो संचार का प्रारूप है, संरचना संचार प्रक्रिया की समझ व परिभाषा पर निर्भर करती है। ठीक है, डेविड जी शास्त्री डेविड कहते हैं इनका कि संचार के विषय में कि संचार प्रारूप संचार की प्रक्रियाओं व विभिन्न तत्वों को संगठित करने में सहायक होती है। ये प्रारूप संचार के नए नए तथ्यों की खोज में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुभव व अन्वेषणात्मक कार्यों द्वारा ये प्रारूप भावी अनुसंधान के लिए संचार से संबंधित प्रश्नों का निर्माण भी करते हैं। तो संचार के जो विभिन्न माप यानी प्रक्रियाएं हैं, जो तत्व हैं, जो मॉडल्स हैं, इनकी बात हम करते हैं आगे। कितने प्रकार का संचार के मॉडल हो सकते हैं इनकी बात अगर करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक तरफा संचार प्रारूप यानी वन वे कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं। वन वे यानी और इसमें क्या होता है कि संचार का ये प्रारूप किस तरह होता है, एकदम तीर की समान, जैसे आप इसमें देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से, कि इसमें क्या है, एक तीर के समान ये संचार प्रक्रिया होती है। वन वे यानी सिर्फ एक तरफ से होती है, यानी जिसके अंतर्गत जो संदेश भेजने वाला अपने संदेश को सीधे प्रापक यानी प्राप्तकर्ता के पास प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण करता है। यानी सीधे जो संदेश भेजने वाला इसमें क्या करता है, संदेश भेजता है, प्रत्यक्ष रूप से उसे संप्रेषण करता है। मतलब एक तरफा संचार से तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य कि एक तरफ जो संचार प्रारूप के अंतर्गत केवल संचारक क्या करता है, संचारक यानी संदेश जो भेजने वाला है, जो प्रेषक होता है, वो क्या करता है, सिर्फ वही अपने विचार, जानकारी, अनुभव या इन सूचनाओं को संप्रेषित करता है। ठीक है, और उसके बदले में उसको वहां से, जिसको हम कहते हैं ना, फीडबैक इसमें नहीं मिलता, यानी उसकी जो संचार को प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करता है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त नहीं की जाती है, यानी कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं आती है। मतलब कहने का भाव कि उसमें फीडबैक की यानी कि इसमें फीडबैक नहीं होता है वन वे कम्युनिकेशन में। हमने संदेश भेजा, आपने उसको क्या समझा, क्या उसकी आपकी राय रही, ये इससे हमें मतलब नहीं है, हमने केवल संदेश भेज दिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही उसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो संचार प्रक्रिया है, सर्वप्रथम हिटलर और रूजवेल्ट जैसे तानाशाह शासकों ने इसको अपनाया था। ठीक है, क्योंकि ये लोग तानाशाह थे, अपनी बात कहते थे, सामने वाले की प्रतिक्रिया से उन्हें मतलब नहीं होता था। तो इसका जो प्रतिपादन हुआ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के दौरान में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने किया। तो अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग ने कार्ल होवलैंड की अध्यक्षता में अस्त्र परिचय कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कमेटी गठित की, जिसके द्वारा 1949 में एक इस कम्युनिकेशन को समझा गया, इसके तत्वों को समझा गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है,
संचारक यानी संदेश भेजने वाला अपना संदेश भेज क्या करता है, वो अपना एक संदेश भेजता है। ठीक है, किसको भेजता है, एक यानी संदेश प्राप्त करने यानी प्रापक यानी संदेश, बस इतनी ही प्रक्रिया इसमें होती है। यानी एक संदेश भेजने वाले यानी एक संचारक प्रेषक हो गया, उसने संदेश भेजा और उसने संदेश को प्राप्त किया, केवल इतनी ही प्रक्रिया वन वे कम्युनिकेशन में होती है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब कि ये जो प्रवाह होता है सूचना का एक तरफा होता है, और जिसमें संचार माध्यम मदद करते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन के, तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र इत्यादि क्या होते हैं, एक तरफा, उनसे हमें सूचना मिली, हम उस पर फीडबैक नहीं दे पाते हैं, है ना, अपनी बात वहां पे नहीं इतनी आसानी से पहुंचा पाते हैं, तो वो क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो सूचना के प्रवाह को मात्र संचार माध्यमों की मदद से दर्शाया जाता है, और जबकि जो समाज में सूचना का प्रवाह कहते हैं बगैर संचार माध्यमों के प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो इसमें एक तरफ से यानी सीधी सी बात, वन वे में क्या होता है, एक तरफा संचार प्रक्रिया होती है, ये सीधी रेखा में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दो तरफा संचार प्रारूप के, टू वे कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। यानी कि इस संचार के इस प्रारूप में संचारक प्रापक की भूमिका समान होती है, दोनों अपने अपने तरीके से संदेश संप्रेषण का कार्य करते हैं। मतलब इधर से अगर भेजा, हमने कोई संदेश भेजा, आपने उसको क्या समझा और आपने उसका प्रत्युत्तर भी हमको दिया, हमें फीडबैक भी मिला कि हमने जो पढ़ाया आपको वो कितना समझ आया, तो ये क्या हो गया, ये टू वे हो गया, दोनों तरफ से इसमें संचार की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर संदेश प्रेषण के दौरान रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे माध्यमों की इसमें आवश्यकता नहीं होती, यानी इनसे इसमें संदेश नहीं होता है, माध्यम ये नहीं होते। इसमें क्या होता है, यानी दो तरफा संचार प्रारूप में जो संदेश भेजने वाला और संदेश जो प्राप्त करता है, समान रूप से अपनी बात कहने को उनको दोनों को पर्याप्त अवसर मिलता है। उदाहरण क्या हो सकते हैं ऐसे संचार के, तो इसमें जैसे आज के समय में जो टेलीफोन बातचीत होती थी, मोबाइल फोन से जो बात होती है, ईमेल भेजते हैं हम, एसएमएस करते हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो चैटिंग होती है, पोस्ट कार्ड हुआ, अंतर्देशीय पत्र होता है, ये सब कहते हैं इस प्रकार का जो संचार माध्यम है, ये दो तरफा संचार मॉडल है, दोनों तरफ से इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, एसएमएस ये सभी क्या है, अति आधुनिक तरीके के संचार माध्यम है जो आज के समय में बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो ये हो गया दो तरफा संचार मॉडल, ये दो तरफा संचार मॉडल हो गया। ठीक है, अब इसका जैसे इसकी प्रक्रिया इस तरह होती है कि इसमें इस संचारक यानी यहाँ से संदेश भेजा गया, इसमें प्राप्तकर्ता को मिला। ठीक है, प्राप्तकर्ता ने फिर संदेश भेजा इधर से वापस उसको फीडबैक के रूप में, तो फिर यहाँ पे इसको यानी कि जिसने यहाँ पर पहले ये संदेश भेजने वाला था, ये प्राप्तकर्ता था, अब यहाँ से इसने संदेश भेजा तो ये संदेश प्राप्त भेजने वाला हो गया, और ये यानी ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। ठीक है, तो दोनों की भूमिका यहाँ पर बदल गई, तो पहले ये सेंडर था, ये रिसीवर था, उसके बाद जब फीडबैक दिया गया तो ये सेंडर हो जाता है और वो रिसीवर हो जाता है, तो ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रवाह संचारक एक यानी कि चलता रहता है, और समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो इसमें प्रापक यानी प्राप्तकर्ता की जो भूमिका है वो बदलती रहती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कभी वो सेंडर हो गया, कभी रिसीवर हो जाता है, कभी रिसीवर सेंडर हो जाता है, क्योंकि जब फीडबैक मिलता है तो दोनों की भूमिकाएं समय की स्थिति के अनुसार पर बदलती रहती है। तो अब इन मॉडल्स के संबंधित इनसे संबंधित जब मॉडल आते हैं, वो मॉडल की अगर हम बात करें तो पहला मॉडल पढ़ते थे लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल क्या कहता है, ये लॉसवेल अमेरिका के राजनीति शास्त्री थे, और इनकी दिलचस्पी संचार शोध के क्षेत्र में थी। इन्होंने 1948 में एक संचार का एक शाब्दिक फार्मूला तैयार किया, जिसे दुनिया का पहला व्यवस्थित प्रारूप कहा जा गया, यानी व्यवस्थित मॉडल कहा गया। ये फार्मूला किस रूप में था, प्रश्न के रूप में था। लॉसवेल के अनुसार, लॉसवेल कहते हैं किसी संचार प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर को तलाशना। यानी लॉसवेल 5 प्रश्न, ये कौन कौन से 5 प्रश्न सम्मिलित करते हैं, वो कहते हैं पहला कि कौन, मतलब जो संदेश भेजता है वो कौन, कहते हैं ये कौन, फिर उसने बताया क्या कहा, उसने किस माध्यम से कहा, किससे कहा और किस प्रभाव से, ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ। तो कहते हैं ये 5 प्रश्न, अगर 5 प्रश्नों का उत्तर हमें तलाशना है तो ये हमारी संचार प्रक्रिया में ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन है, यानी किसने क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किससे कहा और किस प्रभाव से कहा। तो कहते हैं कि इसको अगर हम रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इसमें ऐसे इन्होंने बताया कि इस तरीके से किसने क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किससे कहा और किस प्रभाव से कहा। तो ये एक रेखी प्रक्रिया इसमें देखने को मिली। तो इस मॉडल की अगर सीमाओं की बात करें
तो इसमें भी कहते हैं ना, जो फीडबैक हुआ उस प्रक्रिया को हमें एक मतलब, क्योंकि ये एक ही सीधी रेखा में ये जा रहा है ना, फिर इसमें वापसी फीडबैक की कोई स्थिति हमें क्लियर नहीं समझ में आ रही। तो कहते हैं कि चूंकि ये मॉडल बहुत लोगों ने इस मॉडल को एक तरीके से लोकप्रियता भी मिली बहुत लोगों ने, मतलब लोगों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं विशेषज्ञों ने इसे एक सीमा तक ही प्रभावी बताया, यानी कई कमियां भी बताई। कमियां क्या बताई उसकी? तो कहते हैं कि यह एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि बिल्कुल ये एक सीधी रेखा पर इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो कहते हैं एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित, जिसके कारण सीधी रेखा में ये कार्य करता है। और इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया कि इसमें फीडबैक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, संचार की परिस्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। तो कहते हैं संचार को जिन 5 भागों में इसमें लॉसवेल ने विभाजित किया, वे आपस में कहते हैं अंतर संबंधित हैं। तो इस तरीके से संचार की इस प्रक्रिया के कुछ यानी कमियां भी देखने को। अगला मॉडल आता है स्क्रैमम मॉडल। ऑसगुड स्क्रैमम का मॉडल है कम्युनिकेशन का। तो इस मॉडल को चार्ल्स ई ऑसगुड ने प्रतिपादित किया। ठीक है, और ऑसगुड क्या थे? एक मनोभाषा विज्ञानी थे, और इस मॉडल को उन्होंने साल 1954 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार क्या है, संचार प्रक्रिया कैसी है? गत्यात्मक और परिवर्तनशील, यानी डायनामिक प्रोसेस है संचार, निरंतर चलती रहती है ये प्रक्रिया, जिसमें शामिल होने वाला जो संदेश यानी सेंडर और रिसीवर होता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग के साथ संदेश की व्याख्या भी ये लोग करते हैं। और इस मॉडल के अनुसार संचारक का एक समय ऐसा आता है जब उसकी भूमिका बदलकर प्रापक की हो जाती है, यानी कि एक समय जो सेंडर होता है वो बाद में किसी एक समय रिसीवर हो जाता है, और जो रिसीवर होता है वो बाद में सेंडर की भूमिका में आ जाता है। तो कहते हैं ये जो सर्कुलर प्रवाह, ये चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं, ये चलती ही रहती है। तो किस तरीके से ये सर्कुलर प्रारूप है, इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं आसानी से, कि ये जैसे इसमें क्या होगा, एनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर, यहाँ से संदेश ने इसने यानी सेंडर ने क्या किया, एक मैसेज इनकोड किया, यहाँ से मैसेज भेजा उसने। ठीक है, और वो मैसेज यहाँ पर रिसीवर को मिला। ठीक है, उसने उस मैसेज को डिकोड किया, समझा, उसके उसको जो उसको जो संदेश मिला, और उसके बाद इसने वापस यहाँ से प्रतिक्रिया के रूप में, फीडबैक के रूप में एक मैसेज इसको पुनः भेजा। तो यहाँ पर आके ये इसको वो मिलता है, तो वो फीडबैक हो गया। तो कहते हैं जब तो उसने फिर ये कोई मैसेज दिया, फिर उसको यहाँ मिला। तो कहते हैं पहले जो यहाँ पर सेंडर था, जो यहाँ पर वो आकर यहाँ इसको रिसीव करता है, तो रिसीवर हो जाता है। जब ये रिसीवर यहाँ से पुनः संदेश भेजता है, तो ये सेंडर हो जाता है, और ये सेंडर जो यहाँ पर होता है वो रिसीवर की भूमिका निभाने लगता है। तो कहते हैं ये प्रक्रिया, ये सर्कुलर प्रवाह, ये चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ये निरंतर चलता रहता है। तो ये जो गतिशील प्रक्रिया बताई उन्होंने संचार को, और परिवर्तनशील प्रक्रिया भी बताई। ठीक है, अन्य मॉडल जो है सैमन वीवर का मॉडल आता है इसमें। सैमन और वीवर का मॉडल 1949 में आया। इसके तहत इन्होंने यानी कि सैनन वीवर ने बताया कि इस संप्रेषण में 5 तत्व निहित होते हैं, और इसमें इन्होंने शोर, कोलाहल यानी शोर को भी एक महत्वपूर्ण योगदान यानी भूमिका बताते हैं, कि संदेश भेजने में शोर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन से 5 चीजें हैं? सबसे पहले कहते हैं सूचना का स्रोत। संप्रेषण प्रक्रिया में क्या होता है कि इस सूचना, सबसे पहले कोई एक सूचना होती है। ठीक है, उस सूचना एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति को यानी व्यक्तियों को सोच समझ के उसको परिवर्तित करता है। और संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना यानी यानी ये एक सूचना होती है, जिसको क्या करता है एक प्रेषक, पहले सबसे पहले हमारे पास सूचना ही तो होगी जब हम किसी को जो देना चाहेंगे। तो उसके बाद कहते हैं प्रेषक। प्रेषक की बात करें तो कहते हैं जो सेंडर भेजने वाला होता है, जो संदेश भेजता है, वो कहते हैं वो प्रेषक। जिस व्यक्ति के द्वारा संदेश को भेजा जाता है वो क्या हो गया, प्रेषक हो गया। ठीक है, पहले तो हो गई सूचना, दूसरा हो गया संदेश भेजने वाला यानी प्रेषक, तीसरा हो गया तत्व इसका कोलाहल यानी नॉइज। यानी कहते हैं जब हम संदेश कोई भेजते हैं उसके बीच में शोर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो शोर होता है वो शोर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद सैनन वीवर मॉडल ने अन्य चीजें बताई, वो बताया एक प्रापक, अगला होता है प्रापक यानी संदेश प्राप्त करता। ठीक है, यानी कि जिसको संदेश मिला, वो चौथा क्या होता है, संदेश प्राप्त करता, यानी कि जिसके पास ये संदेश पहुंचना होता है वो होता है प्रापक यानी संदेश प्राप्त करता। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य। लक्ष्य मतलब ये पांचवा तत्व क्या होता है, अगला तत्व कि ये संदेश प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है, जिसको आधार बनाकर संदेश देने वाला अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, यानी कि जिसको संदेश भेजना होता है, जो जो उसको समझाना चाहता है वो वहां तक पहुंचा या नहीं, उसके लक्ष्य में वो पूर्ण सहमत यानी सफल हुआ या नहीं। उसके बाद संदेश, एक ऐसी सूचना जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता के पास भेजना चाहता है वो संदेश कहलाती है। ठीक है, तो ये 5 चीजें बताई, 5 तो सैनन और वीवर ने अपने मॉडल में। तो ये सैनन वीवर का मॉडल हो गया। उसके बाद
मर्फी मॉडल होता है, आया एक मर्फी ने प्रतिपादित किया। मर्फी, हिल्डब्रेंड और जेपी थॉमस हैं इस मॉडल के प्रतिपादक। ठीक है, इन्होंने ये संचार प्रक्रिया के 6 मुख्य तत्व बताए। ठीक है, कौन कौन से 6 मुख्य तत्व बताते हैं ये, कि जैसे कि पहला बताया संदर्भ, किस संदर्भ में हमें संदेश भेजना है। ठीक है, उसके बाद संदेश वाहक यानी संदेश को भेजने वाला कौन होता है। ठीक है, उसके बाद संदेश, जो संदेश यानी संदेश वाहक किससे संदेश जाएगा। उसके बाद संदेश का माध्यम क्या होगा, किस माध्यम से संदेश भेजा गया, प्राप्तकर्ता जिसको वो संदेश भेजना है, जिसको वो मिला, और उसके बाद प्रतिक्रिया या फीडबैक। ये 6 तत्व बताते हैं मर्फी अपने मॉडल की। ठीक है, इसमें बताते हैं कि यानी कि प्रेषक एक संदेश को चुनता है। ठीक है, मर्फी का मॉडल कहता है कि जो प्रेषक होता है यानी संदेशकर्ता होता है, वो सेंडर एक संदेश को चुनता है, इसे वो प्रेषित करता है। फिर प्रेषक को भेजने के लिए किसी माध्यम का चुनाव करता है, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले संदेश पर उसका प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिपुष्टि देकर उसको पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये मर्फी मॉडल के 6 तत्व थे। बर्लो का मॉडल आता है इसी संदर्भ में, कम्युनिकेशन मॉडल बर्लो का आता है। डी के बर्लो के द्वारा 7 अवस्थाओं वाला संचार प्रक्रिया का संचार मॉडल प्रस्तुत किया गया, और इनके अनुसार जो संचार प्रक्रिया का स्रोत प्रारंभिक होकर प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि रूपी अंतिम कड़ी के रूप में समाप्त होती है। और इस मॉडल के भी उन्होंने 7 घटक बताए। कौन कौन से 7 घटक थे, संचार स्रोत, संदेशबद्धता, संदेश माध्यम, प्रेषित संवाद का अनुवाद, प्रापक और प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये उन्होंने 7 तत्व बताए इस मॉडल के। ठीक है, ये 7 तत्व बताए उन्होंने बर्लो ने अपने मॉडल के। उसके बाद लेसिक, पेटाइल और फ्लैटले का मॉडल आता है। ये भी इन्होंने इस मॉडल को यानी साइकिल रिपीटेड पर यानी कि ये पुनः आवृत्ति पर समाप्त होता है इनका भी मॉडल। इन्होंने इस मॉडल को प्रतिपादित किया, और इनका भी कहना है कि जो निम्न संगठक इसमें शामिल थे वो कौन कौन से हैं इनके भी मॉडल में, कि संदेश प्रेषण, इसमें ये भी कहते हैं कि पहले संदेश प्रेषण होता है, उसके बाद संवाद की खोज यानी संवेदन तंत्र द्वारा संवाद की खोज की जाती है, उसके बाद निस्पंदन की प्रक्रिया होती है, उसको डिकोड किया जाता है, उसकी प्रतिक्रिया की रचना और इसमें प्रेषण होता है, और क्रम की पुनः यानी कि उसको संदेश मिलता है, उसने उसका पढ़ा, उसका फिर पुनः उसकी आवृत्ति यानी फीडबैक उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये थे मॉडल कम्युनिकेशन के जो हमने यहाँ पर कवर किए। संचार प्रक्रिया के जो मॉडल थे यूनिट 3 यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, अक्सर एक आध क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।